Assalamu alaikum students, I am your chemistry teacher. Today 27th June 2020, this lecture for all 10th boys and girls. चैप्टर नंबर 10 हमारा ख़त्म हो गया है और आज हम लोगों ने जो है वो चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करना है। ठीक है, टॉपिक्स जो आज आप लोग डिस्कस करेंगे वो सबसे पहले जो है वो ये चैप्टर जो है वो आप लोगों का है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फॉर्मूलाज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। पहले आप लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों ने इसके जैसे आप लोगों ने फार्मूलाज पढ़ा था 9th के अंदर जो है वो एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर होते हैं तो इनके भी फार्मूलाज होते हैं। वो फार्मूलाज जो है वो आप लोगों ने आज पढ़ने हैं। द टॉपिक्स विच विल बी डिस्कस्ड टुडे, सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में जो है वो वर्क ऑफ लिवाइजर है, उसके बाद वर्क ऑफ जैकोब बेrzelius है, उसके बाद वर्क ऑफ वॉलर है, डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसके बाद फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और वो फार्मूलाज आप लोगों के पास 4 तरह के हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिफोर 1828, 1828 की बात है ये। ठीक है, उससे पहले की बात है कि तब जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जो है वो क्या डेफिनेशन उसकी ली जाती थी, क्या उसको जो है वो समझा जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। एंड वर्क ऑफ लिवाइजर, सबसे पहले साइंटिस्ट थे लिवाइजर। इनका काम जो है वो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस करना है। इनिशियली इब्तदाई जो है वो दौर में बिफोर 1828 द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री was given for the chemistry of compounds। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसमें आप लोग ऐसे कंपाउंड्स जो हैं वो उनको नाम दिया जाता था इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का, obtained from the plants and animals। ऐसे तमाम कंपाउंड्स जो कि प्लांट से हासिल किए जाते हों या एनिमल से हासिल किए जाते हों उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा जाता था। ठीक है, दैट इज फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। और प्लांट और एनिमल जो है वो आप लोगों को पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो आप इन अदर वर्ड्स ये भी कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड हासिल किए जाते हैं उनको हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो स्टडी करते थे। द वर्ड ऑर्गेनिक सिग्निफाइज लाइफ, के फिर उन्होंने जो है वो ऑर्गेनिक का जो लफ्ज़ है वो कहा कि ये लाइफ से, ज़िंदगी से जो है वो रिलेटेड है। इसके बाद जो है वो लिवाइजर का वर्क है। लिवाइजर शोड दैट कंपाउंड्स obtained फ्रॉम द प्लांट्स वर ऑफ्टन मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट। अब उसने जो है वो उन कंपाउंड्स को स्टडी किया जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं या एनिमल से हासिल किए जाते हैं। तो उसने कहा कि ये कार्बन पे, हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन एलिमेंट पे मुश्तमिल होते हैं। ठीक है, वाइल कंपाउंड obtained फ्रॉम द एनिमल्स कंटेन एलिमेंट्स, कि जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं वो है आप लोगों के पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और जो एनिमल से हासिल किए जाते हैं कंपाउंड्स उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस यानी कि और भी जो है वो एलिमेंट्स
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा भी एनिमल्स के कंपाउंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंसेप्ट था और फिर डिवाइजर ने जो है वो उन कंपाउंड्स को स्टडी किया था कि ये किन एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होते हैं। उसके बाद जो है वो दूसरे साइंटिस्ट आ जाते हैं, जैकब बर्ज़ेलियस, वर्क ऑफ जैकब बर्ज़ेलियस, और इसके काम को जो है वो इसने थ्योरी पेश की थी जिसको हम लोगों ने कहा वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो इसने वाइटल फोर्स थ्योरी क्या दी थी वो हम लोग देखेंगे और वही इसका काम भी है। इन अर्ली 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के इब्तदा में, ठीक है, स्वीडिश केमिस्ट जैकब बर्ज़ेलियस पुट फॉरवर्ड द वाइटल फोर्स थ्योरी। इसने वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो पेश की थी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के मुताबिक, अब ये थ्योरी क्या थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कुड नॉट बी प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरीज। इसने कहा था थ्योरी में अपनी में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबोरेटरीज में नहीं बनाए जा सकते, कि इंसान उनको तैयार नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि they were supposed to be synthesized under the influence of mysterious force। ठीक है, उसने कहा था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर नहीं बनाए जा सकते क्योंकि ये एक ख़ास किस्म की जो है वो कुव्वत, ठीक है, जो कि अल्लाह ताला की तरफ से होती है, उसके नतीजे में बनते हैं। ठीक है, ये वाइटल फोर्स थ्योरी थी कि इसको हम लोग नहीं बना सकते, ये एक जो है वो ख़ास किस्म की ताकत जो है वो उसके जो है वो इन्फ्लुएंस से जो है वो सिंथेसाइज होते हैं, कॉल्ड वाइटल फोर्स, और उस फोर्स को नाम उसने दिया वाइटल फोर्स। इनहेरेंट ओनली इन लिविंग थिंग्स, जो कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर पाई जाती है। तो ये आप लोगों के पास वाइटल फोर्स थ्योरी है कि जिसमें उसने कहा कि कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एक ख़ास किस्म की ताकत जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाई जाती है, उसके इन्फ्लुएंस से जो है वो वजूद में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं वॉलर साइंटिस्ट, वर्क ऑफ वॉलर। ठीक है, और साथ ही साथ जो है वो कॉल्ब का भी है। द वाइटल फोर्स थ्योरी suffered death below in 1828। वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो दफन हो गई थी कह सकते हैं जब वॉलर ने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाय हीटिंग अमोनियम साइनेट। कि वॉलर ने जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल नहीं किया था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में तैयार किया था और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। यूरिया के बारे में हमें पहले ही पता था कि ये जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि ये जो है वो एनिमल्स के अंदर जो है वो पाया जाता है, आप लोगों को पता है। तो अमोनियम साइनेट से जो है वो हम लोगों ने वॉलर ने जो है वो यूरिया जब तैयार किया था तो वाइटल फोर्स थ्योरी की जो है वो अहमियत ख़त्म हो गई थी। अब अमोनियम साइनेट है NH4CnO और इसको रीअरेंज ही करना है। जब उसने हीट किया उसको तो वो खुद ब खुद रीअरेंज होके NH2CONH2 यानी कि यूरिया बन गया। तो हम जो है वो तब ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए कॉल्ब ने भी जो है वो 1845 में एसिटिक एसिड जो है वो लेबोरेटरी में बनाया था।
इसके बाद आ जाते हैं डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, आज के दौर में इसकी जो है वो डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच deals with the study of hydrocarbons and their derivatives is known as organic chemistry। के केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी की जाती है, उनको उस ब्रांच को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। डेरिवेटिव्स का मैंने पहले भी बताया है कि डेरिवेटिव्स कहते हैं अखज़ करना, किसी एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को अखज़ करना डेरिवेटिव्स कहलाता है। जैसे आप दूध से जो है वो डिफरेंट चीज़ें बनाते हैं, दूध से जो है वो दही भी बनाया जाता है, तो दही जो है वो दूध का डेरिवेटिव है। दूध से जो है वो मक्खन बनाया जाता है, मक्खन भी उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, यानी कि जो चीज़ें आप लोग किसी एक चीज़ से बनाते हैं वो उस चीज़ की डेरिवेटिव कहलाती हैं। और हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन मैंने भी आप लोगों को पहले भी बताई हुई है कि हाइड्रोकार्बन्स जो है वो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सबसे बड़ी जो है वो क्लास है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को स्टडी किया जाता है। हाइड्रोकार्बन में दो लफ्ज़ हैं, हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि कार्बन। के कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड को जिस क्लास में स्टडी किया जाता है उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल कहते हैं मेडिसिन जो है वो ड्रग इंडस्ट्री को। ठीक है, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, पेंट्स, डाइज, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल फाइबर्स एंड मैनी पॉलीमर्स। ठीक है, पॉलीमर्स कहते हैं कि ये जो आप लोगों के पॉलीथीन बैग्स हैं, शॉपर वगैरह बनाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीमर्स का मतलब होता है लंबी लंबी चेन्स। तो ये सारे कंपाउंड जो हैं वो इस ब्रांच के अंदर स्टडी किए जाते हैं। आ जाती है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अब डेफिनेशन क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाइड्रोकार्बन्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब आगे हाइड्रोकार्बन की भी डेफिनेशन लिखी हुई है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, के ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं उसको हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एंड द डेरिवेटिव इन विच कोवलेंटली बॉन्डेड कार्बन इज एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट, के ऐसे कंपाउंड जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं या उनके डेरिवेटिव्स होते हैं और इनमें कोवलेंट बॉन्ड होता है और कार्बन इनका जो है वो लाजमी जुज होता है, उनको आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, एंजाइम, विटामिन, सारी जो है वो एग्जांपल ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली ही है। ठीक है, एटलीस्ट इसमें से जो है वो आप लोगों को 5 नाम तो याद होने चाहिए। ये ज़्यादा सारे हैं तो आप लोगों को एटलीस्ट जो है वो 5 नाम याद होने चाहिए। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है वो पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको कार्बन की वैलेंसी आनी चाहिए, कार्बन की भी और हाइड्रोजन की भी। हाइड्रोजन की तो सिंपल जो है वो आप लोगों को याद ही है कि हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसकी वैलेंसी जो है वो +1 होती है। ठीक है, अब कार्बन की वैलेंसी जो है वो आप लोग किस तरह से याद करेंगे। कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके एटॉमिक नंबर जो है वो 6 हैं। तो इसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके एल शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन ही इसको और चाहिए होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस तरह से कॉन्सेप्ट वाइज नहीं याद रहती कि इसकी वैलेंसी क्या है, तो एक और जो है वो छोटा सा मेथड है। कार्बन में जो है वो सबसे पहले लफ्ज़ आते हैं CAR, क्या बना, कार। तो कार के कितने व्हील्स होते हैं, कार के होते हैं 4 व्हील्स, तो उसकी वैलेंसी कितनी हुई, कार्बन की 4।
ठीक है, इस तरह से भी याद रखी जा सकती है। तो इसकी वैलेंसी जो है वो आप लोगों को मस्ट आनी चाहिए, तो ही आप लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को अच्छे तरीके से आगे अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अब इनके फार्मूलाज की बारी आ जाती है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं होते हैं, ठीक है, इनके फार्मूलाज किस तरह से बनाए जाते हैं, ठीक है, और कितनी के तरह के जो हैं वो इनके फार्मूलाज होते हैं। तो आपकी बुक के अंदर जो फार्मूलाज ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिस्कस किए गए हैं वो 4 टाइप्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्डेंस फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, ठीक है। कुछ के तो नाम से वाज़िया हो रहा है कि आप इसमें किस तरह का जो है वो फार्मूला पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। हम जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की फार्मूले की सबसे छोटी शक्ल से जो है वो स्टार्ट करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के फार्मूले की सबसे छोटी जो है वो शक्ल जो होती है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में एटम्स की हकीकी तादाद को जो जाहिर करता है उस फार्मूले को आप लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं, ठीक है, कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं और कितने कितने एलिमेंट पाए जाते हैं, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है। ये आपने 9th में भी पढ़ा है, सेम वैसे ही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है वो आप लोगों के पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। अब मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी कि ये जो है वो आप लोगों ने इसके नाम किस तरह से याद करने हैं। ये असल में काउंटिंग ही है, ठीक है, ब्यूटेन जो है। अब C4H10 का मतलब है कि इसमें कार्बन होती है और हाइड्रोजन होती है। कार्बन 4 होते हैं और हाइड्रोजन्स कितनी होती हैं? 10 होती हैं, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है? इट शोज ब्यूटेन इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया इसके फॉर्मूले से कि इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। नंबर 2 पे क्या बताता है? Each molecule of butane consists of 4 carbon atoms and 10 hydrogen atoms। कि हर मॉलिक्यूल ब्यूटेन का जो है वो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम्स पे मुश्तमिल होता है। तो ये 2 चीज़ें जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमें बताता है। इसके बाद आ जाता है कंडेंस फार्मूला, ठीक है। कंडेंस फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला से थोड़ी बड़ी शक्ल है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की। अब ये जो है वो क्या होता है, इसका क्या फार्मूला है? द फार्मूला डेफिनेशन है, द फार्मूला दैट इंडिकेट्स द, रिप्रेजेंट भी लफ्ज लिख सकते हैं, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट द group of atoms joined together to each carbon atom in a straight chain or a branch chain is called condense formula। कि ऐसा फार्मूला जो कि हमें बताता है कि एक कार्बन के साथ जो है वो कितने कितने जो है वो दूसरे एटम्स अटैच हैं, स्ट्रेट चेन में या ब्रांच चेन में। अब देखें फॉर एग्जांपल से आप लोग इसको अंडरस्टैंड करें। ब्यूटेन का ही फार्मूला लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको याद होगा C4H10। अब देखें हमने सबसे पहले 4 कार्बन थी, चारों को लैदा करके लिख लिया। अब H10 जो है वो आप लोगों ने पूरा करना है। H10 जो है वो आप लोग किस तरह से पूरा कर सकते हैं? कार्बन के साथ जो है वो अब देखें एक सबसे पहली वाली कार्बन देखें दूसरी कार्बन के साथ अटैच है तो एक बॉन्ड उन्होंने शो करवाया हुआ है, लेकिन कार्बन जो है वो उसकी वैलेंसी तो 4 होती है। वैलेंसी 4 होने का मतलब है कि ये 4 बॉन्ड बनाती है, ठीक है। तो हमने इसके साथ 3 हाइड्रोजन और लगा दिए तो ये इसके कितने हो गए बॉन्ड? 4 बॉन्ड पूरे हो गए, ठीक है। अब CH2 CH इस
HC के साथ जो है वो हमने 2 क्यों लगाया कि एक तो ये पहले वाली कार्बन के साथ अटैच है और एक तीसरे वाली कार्बन के साथ अटैच है, तो 2 तो इसकी वैलेंसी यहाँ पे ही पूरी होगी, 2 बॉन्ड यहाँ पे पूरे हो गए। तो अब इसको 2 हाइड्रोजन और चाहिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और लगा दिए। ठीक है, इसी तरह से फिर उसके आगे CH2 और फिर CH3। अब 3 और 3 कितने हो गए, 6 और 2 और 2 4, 6 और 4 10। ठीक है, इस तरह से इसका कंडेंस फॉर्मूला बन गया। अब उसके बाद जो है वो ये आइसोब्यूटेन लिखा है कि आप इसको ब्रांच, ये तो जो आपने पहले लिखा वो स्ट्रेट चेन था, अब आप लोग इसको ब्रांच चेन में भी लिख सकते हैं। ब्रांच में कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन ऊपर लिख दी और 1 कार्बन जो है वो दूसरे वाली के साथ अटैच कर दी। ठीक है, अब फिर आप लोग क्या करेंगे, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये बात याद रखिएगा, जो कॉर्नर पे कार्बन होती है ना उसको आप लोग 3 हाइड्रोजन देते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने एक ही बॉन्ड बनाया होता है तो उसको 3 हाइड्रोजन देनी होती है जो कॉर्नर पे होती हैं। अब या इसके कॉर्नर पे जो है वो 3 कार्बन है, तो तीनों को हम लोगों ने 3-3 जो है वो हाइड्रोजन दे दी। अब तीनों को 3-3 हाइड्रोजन देने के बाद कितनी होगी ये 9। अब सेंटर वाली कार्बन देखें, सेंटर वाली कार्बन ने 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और इसकी 4 वैलेंसी होती है, इसलिए इसको कितनी और चाहिए हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन चाहिए। ठीक है, तो हमने इसको 1 हाइड्रोजन दे दी, इसकी भी वैलेंसी कितनी होगी, 4 होगी और हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी कंप्लीट हो गया, C4H10। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, कि अब कंडेंस से भी थोड़ा और खोल के आप लोगों ने फॉर्मूले को लिखना है। ठीक है, पहले आपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को खोल के लिखा, कार्बन अलग-अलग कर दी, अब आपने हाइड्रोजन्स को भी अलग-अलग करके लिखना है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है, structural formula of a compound represent the exact arrangement of different atoms of various element present in a molecule of a substance। किस चीज में पाए जाने वाले ए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट डिफरेंट जो है वो एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स की एग्जैक्ट जो है तरतीब को जो जाहिर करता है उस कंपाउंड, उस फॉर्मूले को आप लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कार्बन जो है वो चूंकि 4 वैलेंसी रखता है तो इसलिए ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, ये डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। कि अगर इसके पास ज़्यादा सारी हाइड्रोजन हो तो ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा, अगर इसके पास जो है वो कम हाइड्रोजन हो तो ये आपस में ही कार्बन कार्बन ही जो है वो कार्बन के साथ ही बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, और अगर और भी कम हाइड्रोजन हैं तो फिर ये ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेता है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर फॉर्मूला सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल लाइन, डबल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन और ट्रिपल बॉन्ड जो है वो ट्रिपल लाइन से जाहिर करते हैं बिटवीन द बॉन्डेड एटम। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कोवलेंट कंपाउंड में। अब देखें एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन इसको कहते हैं कि ये स्ट्रेट चेन है इसलिए इसको नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। C4H10, अब यहाँ पे जो स्ट्रेट चेन होती है उसके साथ एन लगाते हैं, नॉर्मल उसको कहते हैं। C4C आपने सारे जो हैं वो खोल के लिख दिए, 4C लिख दिए, कार्बन लिख दी। उसके बाद H10 है। अब हर एक कार्बन जो है वो उसके साथ पहले आप लोगों ने क्या करना है, 4-4 लाइनें लगा लेनी है कि उसकी 4 वैलेंसी पूरी कर लेनी है, हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी पूरी कर लेनी है। फिर उसके बाद आप लोगों ने हाइड्रोजन को लिखना स्टार्ट कर देना है। जब आप सारी हाइड्रोजन को लिख लेंगे तो फिर उसको काउंट करें, ये पूरी जो है वो 10 हो जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से फिर आइसोब्यूटेन का लिखा हुआ है। आइसोब्यूटेन कहते हैं कि जिसमें कंपाउंड के पास जो है वो CH जो है वो मौजूद हो, उसको आइसोब्यूटेन कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप लोगों ने देखा था पीछे कंडेंस फार्मूला में, वैसे ही कंडेंस फार्मूला की फॉर्म में ही लिख के तो आपने उसकी हाइड्रोजन्स को अलग-अलग कर देना है। ये मैटर नहीं करता कि आप जो है वो कार्बन वहाँ पे नीचे लिखी हुई थी और यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है, तो इसका कोई इशू नहीं है, आप ऊपर लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, इन कार्बन 4 ही हैं, ठीक है, 3 जो है वो एक चेन की फॉर्म में है और एक जो है वो इसके साथ ब्रांच की फॉर्म में जो है वो अटैच है। तो आप लोगों के पास ये कार्बन इसकी 4 ही हैं, इसलिए हम इसको ब्यूटेन ही कहेंगे। उसमें 4 कार्बन ही हैं और 10 हाइड्रोजन्स ही हैं, इसलिए ये ब्यूटेन कहलाएगा।
और इसको आप लोगों ने कार्बन हाइड्रोजन को खोल के लिख देना है, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बन जाएगा। बाद आ जाता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि एक एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को आपने डॉट से और दूसरे को आप लोगों ने क्रॉस से, ये जो है वो कोई मैटर नहीं करता कि आप किसके जो है वो क्रॉस से शो कर रहे हैं और किसके जो है वो डॉट से शो कर रहे हैं। आप डॉट क्रॉस से भी शो कर सकते हैं, आप डिफरेंट कलर से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, आपने सिर्फ ये बताना है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस एटम का है और ये इलेक्ट्रॉन इस एटम का है, और इन्होंने शेयरिंग की हुई है। शेयरिंग ही करेंगे ये याद रखिएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि इनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, द फार्मूला विच शो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन वेरियस एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि किस एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हुए हैं, किस एटम के साथ शेयर किए हुए हैं, तो वो फार्मूला डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहलाता है। अब यहाँ पे प्रोपेन जो है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है। प्रोपेन के जो है वो हाइड्रोजन और कार्बन के दोनों जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को उन्होंने सेम ही कलर से शो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट कलर जो है वो आप लोगों ने शो करना है, या आप लोग जो हैं वो एक क्रॉस जो है वो लगाते जाएं और एक डॉट लगाते जाएं। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस देना है तो कार्बन के जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को डॉट दे लें। ठीक है, तो जिस एटम ने जिसके साथ जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो लिखना है। ब्यूटेन वाले में जो है वो देखें उन्होंने ज़्यादा क्लियर किया हुआ है कि हाइड्रोजन वालों को उन्होंने जो है वो रेड से शो किया है, जबकि कार्बन वालों को उन्होंने ब्लैक से शो किया है। तो आप लोग इसको जो है वो एक को डॉट से और एक को क्रॉस से, आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी डॉट से शो कर ले, जिसको मर्जी क्रॉस से शो कर ले। तो इस तरह से आपने इसको सिर्फ खोल के लिख देना है डॉट एंड क्रॉस की फॉर्म में, तो ये आप लोगों के पास से डॉट एंड क्रॉस फार्मूला कहलाएगा। अब इसकी समरी है। समरी जो है वो क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो मॉलिक्यूल में एटम्स की असल हकीकी तादाद जाहिर करता है या बताता है, जबकि कंडेंस फार्मूला रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर टू ईच कार्बन एटम। जबकि कंडेंस फार्मूला कार्बन के साथ जो है वो कौन कौन से एटम ज्वाइन हैं, जुड़े हुए हैं, वो बताता है। उसके बाद स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट एग्जैक्ट अरेंजमेंट ऑफ एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में पाए जाने वाले एटम्स की एग्जैक्ट जो है वो असल जो है वो तरतीब बताता है कि कौन किसके साथ किस तरह से अटैच है। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल। और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला जो है वो हमें बताता है कि किस एटम ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किस एटम के साथ शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अब आता है यहाँ पे एक टेबल, नेम्स, मॉलिक्यूलर, कंडेंस एंड स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ द फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स। पहली 10 हाइड्रोकार्बन्स के नेम्स, उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और स्ट्रक्चर फार्मूला इस टेबल में दिए गए हैं, जो कि आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं। इसके पहले मेंबर का देखें नाम दिया हुआ है CH4। C की वैलेंसी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो इसके साथ कितने एक कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होने चाहिए? 4। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला बन गया CH4, मीथेन, जो कि आप लोग घरों में जलाने के लिए भी गैस इस्तेमाल करते हैं। इसका कंडेंस फार्मूला भी यही रहेगा, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है। और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इसके हाइड्रोजन सिर्फ खोल के लिख देने हैं। उसके बाद आ जाता है ईथेन। ईथेन में एक कार्बन आप लोगों ने और ऐड कर देनी है। अब ये दूसरा मेंबर है, तो ये बन गया C2H6। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कार्बन अगर ऐड कर रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन आप लोगों को ऐड करनी पड़ेगी, जो कि आप लोग स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 2 क्यों आप लोगों को ऐड करनी पड़ रही हैं। ठीक है, इसका जो है वो कंडेंस फार्मूला देखें CH3CH3, और स्ट्रक्चर फार्मूला खोल के आप लोगों ने हाइड्रोजन्स को लिख देना है। उसके बाद आ जाता है प्रोपेन, इसमें C3H8, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। ठीक है, तो ये जो है वो 10 आप लोगों के पास मेंबर हैं। इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से
मॉलिक्यूलर फार्मूला याद हो गया आप लोगों, तो आप कंडेंस बना सकते हैं, और स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर कंडेंस लिख लिया है तो आप स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट में जो है वो CH2 की 2, CH2 की 3 इस तरह से इकट्ठा करके लिखा हुआ है। CH2 जो है वो जैसे खोल के लिखते हैं, तो उन्होंने जो है वो इनको इकट्ठा करके CH2 को जो है वो सेंटर वालियों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, आप खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यानी कि जैसे ब्यूटेन में आप लोगों ने लिखा था CH3 CH2 CH2 CH3, कि आप इसको खोल के भी लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू 10th क्लास।